हेलो एवरीवन। मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव सवाल। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव सवाल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। इसके पहले 3 लेक्चर हमने बता दिया है 1 से लेकर 30 तक। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग 2023 के बिहार बोर्ड के हिस्ट्री में आए हुए सवालों को डिस्कस कर रहे हैं और उसके पूरे 3 वीडियो में हमने 1 से लेकर 30 सवालों को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही गहरे डेप्थ एनालिसिस किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर आप देख लेंगे, ठीक है। कह रहे 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? आपको ऑप्शन दिया है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो आपका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त, डेट याद रखेंगे, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे इन सब आंदोलनों का डेट भी बता देना चाहता हूँ। खिलाफत आंदोलन की अगर बात किया जाए तो ये 1919 में स्टार्ट होता है, 1919 में। असहयोग आंदोलन की बात किया जाए तो ये 1920 में स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट होता है और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है, 42, ठीक है। देखिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। तो हमने यहाँ पे अगर आपसे इन किसी भी आंदोलन के बारे में कुछ ही पूछा जाए तो आप बताने में सक्षम है अभी, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो ही चुकी है तो क्यों ना हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपके बोर्ड में भी काफी अच्छे से पूछा जाता है। तो आइए इसको हम डेप्थ में एनालिसिस करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की क्या कहानी है, ठीक है ना। तो देखिए, ध्यान से समझना होगा आपको। हेडिंग लगाइएगा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात तो आपको ये याद रखना होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत होती है, शुरुआत जो होती है ये होता है 8 अगस्त 1942 को। कब होता है? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, 1942 को, ठीक है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसका स्थान है मुंबई के, थोड़ा सा कलम को और पतला, मुंबई के थोड़ा सा मोटा करते हैं ना, मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत होती है, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, ठीक है। इस ग्वालियर टैंक मैदान को आज हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। किस क्रांति के नाम जानते हैं? अगस्त क्रांति के नाम से इस मैदान को हम लोग जानते हैं। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया अगस्त क्रांति। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्या नारा दिया उन्होंने? महात्मा गांधी ने बोला करो या मरो, करो या मरो का नारा, डू एंड डाई का नारा दिया गया था इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। डू एंड डाई, डू और डाई मतलब करो या तो मरो। इसका सीधा अर्थ क्या था कि या तो हम भारत को आजाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। इसका यही अर्थ था कि या तो हम भारत को आजाद करेंगे, नहीं तो हम इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, ठीक है। इस भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत करने का क्या कारण था आखिर? तो कारण की अगर बात किया जाए तो सबसे पहला कारण था क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, जो क्रिप्स मिशन आता है, तो क्रिप्स मिशन की जो असफलता है, विफलता, मतलब ये क्रिप्स मिशन विफल हो गया था। क्रिप्स मिशन क्यों विफल हो गया? इसका वजह ये था कि क्रिप्स मिशन में भारत के जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने बोला कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी हमको पूरी तरह की स्वतंत्रता चाहिए, पूरी तरह स्वतंत्रता। हमको
डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, यानी हमको आप आपके मतलब कहने का मतलब हम आपके अधीन नहीं रहेंगे, हमको पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। दूसरा कारण ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का दबाव था, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध का दबाव था। ऊपर से ये दिक्कत था कि हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, संसाधनों की कमी हो गई थी, हमारे पास गरीबी एकदम चरम सीमा पे चली गई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध भी एक प्रमुख कारण था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को उनको बिना बताए शामिल किया जा रहा था, ठीक है ना। तीसरा कारण क्या था? तो तीसरा कारण ये था, तीसरा कारण की अगर बात किया जाए तो जापान का आक्रमण का डर। जापान मतलब कि जैसे कहने का मतलब ये है कि जापान कभी भी आक्रमण कर सकता था भारत पे। जापान का आक्रमण का डर बना था कि जापान कब आक्रमण कर देगा इसका कोई ठीक नहीं था, ठीक है ना। जापान आक्रमण क्यों करना चाहता था? क्योंकि जापान जो था वो जापान की सीधी दुश्मनी किसी थी अंग्रेजों से। तो वो अंग्रेजों से उनकी दुश्मनी के कारण, क्योंकि अगर भारतीय इसमें शामिल हो जाते तो अब अंग्रेजों से दुश्मनी होने के कारण भारतीयों को भी वो लोग अपना दुश्मन मानते, और इसीलिए जापान का आक्रमण का डर बना हुआ था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब यह भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें सबसे पहला जो घटना घटी उसको कहते हैं ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर, आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो ये चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा 9 अगस्त 1942 को, और इसी के कारण 9 अगस्त 1942 की सुबह, एकदम सुबह में जितने भी बड़े बड़े नेता थे, जैसे महात्मा गांधी, नेहरू जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी बड़े बड़े नेताओं थे उनको सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब एक बात बताइए, बड़े बड़े नेता जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जो इस आंदोलन का मोर्चा संभाले थे, उसी को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? सबसे पहले क्या किया, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, ठीक है ना। कहाँ भेज दिया? जेल। दूसरा बात, अब बताइए जब बड़े बड़े नेता जो इस आंदोलन को संभाल रहे थे वही नेता अगर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आंदोलन अब तो नेतृत्वहीन हो गया, आंदोलन नेता विहीन हो गया, नेता कोई है ही नहीं। तब क्या हुआ कि उसके इन लोगों ने पहले से ही प्लान बना लिया था, हमारे जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे उन लोगों ने प्लान ये बना लिया था कि अगर बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है तो इसके बाद जो मोर्चा संभालेंगे वो संभालेंगे हमारे युवा नेता। कौन संभालेंगे? युवा नेता। और युवा नेता की बात जब आती है तो सबसे पहले नाम आता है अरुणा आसफ अली। ये एक हमारी मोर्चा संभालती है। जयप्रकाश नारायण बिहार के बहुत ही हमारे नेता हैं, इनको का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। और एक नाम आपको याद रखना है, राम मनोहर लोहिया, ठीक है ना। तो राम मनोहर लोहिया, ये लोगों ने, हमारे इत्यादि लोगों ने क्या किया, इस आंदोलन को संभालना शुरू किया। और जयप्रकाश नारायण की इसमें बहुत ही जबरदस्त भूमिका बताई जाती है। जब आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया तो क्योंकि गांधी जी का नारा क्या था, इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए थे गांधी जी के द्वारा, चाहे वो चंपारण आंदोलन हो, खेड़ा आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, तो उसमें कभी भी गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि आपको हिंसा करना है। लेकिन इस आंदोलन में गांधी जी ने सीधे बोला कि या तो करो या मरो, यानी हम या तो भारत की आजादी ले लेंगे नहीं तो अपनी जान गंवा देंगे, ठीक है ना, या जान दे देंगे। जब सारे नेता जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो हिंसा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हिंसा हुई और हिंसा होती ही और दमन किया जाता है, हमारे भारत के लोगों के द्वारा दमन किया जाता है। इसके क्या होता है, रेलवे स्टेशन हो गया, डाकघर हो गया, सरकारी इमारतों पर हमला किया गया, है ना। और अंग्रेजों ने इसके जवाब में लाठीचार्ज किया, गोलीबारी किया। हिंसा और दमन बहुत ज्यादा होती है भारत के लोगों के द्वारा, और अंग्रेजों ने इसका जवाब भी दिया लाठीचार्ज से या गोलीबारी से। हालांकि इस आंदोलन की बात किया जाए तो ये आंदोलन को बलपूर्वक दबा दिया गया है ना, लेकिन फिर भी ये आंदोलन ये बताता है कि भारत छोड़ो आंदोलन ने बहुत गहरी छाप छोड़ी अंग्रेजों पर। अंग्रेज बिल्कुल डर गए कि अब ये लोग आजादी लेके ही चलेंगे। और आपको थोड़ा जयप्रकाश नारायण के बारे में बताना चाहूंगा। जयप्रकाश नारायण की अगर बात किया जाए तो 1942 में जयप्रकाश नारायण की अगर बात किया जाए, जयप्रकाश नारायण जो थे, ये जब बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए तो जयप्रकाश नारायण ने मोर्चा संभाला और इनको भी गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया?
हजारीबाग जेल। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को कहाँ के जेल में बंद किया गया था? तो हजारीबाग जेल में, है ना। हजारीबाग जेल में बंद किया, लेकिन हजारीबाग जेल में अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण दीपावली के दिन, कब, ये बीपीएससी का सवाल है, दीपावली के दिन दीवार फांद कर भाग गए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण, है ना। और जब ये दीवार फांद कर भाग जाते हैं दीपावली के दिन, तब क्या होता है कि ये जाके एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसका नाम है आजाद दस्ता। क्या नाम है? आजाद दस्ता। आजाद दस्ता। आजाद दस्ता का गठन किसका के द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण। इस आजाद दस्ता में हुआ क्या था? इसमें जो नेपाल के जंगलों में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध चलाया गया था, और ये युद्ध की पद्धति थी गुरिल्ला पद्धति। गुरिल्ला पद्धति को हम कहते हैं छापामार युद्ध। क्या कहते हैं? छापामार युद्ध। तो छापामार युद्ध किया गया था किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। यानी जो शिवाजी थे, हमारे छत्रपति महाराज शिवाजी, तो शिवाजी के द्वारा जो आंदोलन का चलाया जाता था उसको गुरिल्ला युद्ध कहते थे या छापामार युद्ध कहते थे। सेम टू सेम वही पद्धति से जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला, ठीक है ना। और ये बहुत ही लोकप्रिय नेता हुए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ से पूरा का पूरा आपको हमने बता दिया, क्या पूरा आपको समझाया जयप्रकाश नारायण और सबकी भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात किया जाए तो 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत होती है, और शुरुआत किया जाता है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। उस ग्वालियर टैंक मैदान को आज अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। नारा दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा, डू एंड डाई, करो या मरो, या तो हम आज़ादी लेकर रहेंगे नहीं तो अपनी इस प्रयास में जान गंवा देंगे, ठीक है। कारण क्या था? कारण सिंपल था, क्रिप्स मिशन की विफलता हो गई थी। क्रिप्स मिशन, क्योंकि हमारे भारतीयों के द्वारा ये मांग किया गया था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, लेकिन पूर्ण स्वराज मिल नहीं पाया। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध भी एक कारण था। ऊपर से और क्या था? जापान का आक्रमण का डर था, है ना, कि जापान कभी भी हमारे पर क्या कर सकता है? आक्रमण कर सकता है। ऑपरेशन जीरो और चलाया गया किस घटना के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 9 अगस्त 1942 की सुबह बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद युवा नेताओं ने मोर्चा संभाला, जिसमें औरना आसफ अली का नाम आता है, जयप्रकाश नारायण का नाम आता है, राम मनोहर लोहिया का नाम आता है। हिंसा और दमन काफी होती है। रेलवे, डाक घर, सरकारी इमारतों पर भारत के लोगों के द्वारा जबरदस्त तोड़फोड़ किया गया, पूरा हिंसा किया गया, और जवाब में अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और बहुत दबाव डाला, लाठीचार्ज किया। 1942 को में अगर जयप्रकाश नारायण की भूमिका की बात की जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है जयप्रकाश नारायण का। 1942 में जब बड़े बड़े नेताओं गिरफ्तार हो जाते हैं 9 अगस्त ऑपरेशन जीरो आवर के दौरान, तब हजारीबाग जेल में इनको भी गिरफ्तार कर दिया जाता है, और दीपावली के दिन दीवार फांद कर भाग जाते हैं, और उसके बाद आजाद दस्ता का गठन करते हैं। आजाद दस्ता क्या है? एक गुरिल्ला और छापामार युद्ध की एक पद्धति है, ठीक है। तो ये था आपका पहला सवाल, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? ऑप्शन है 1938 में, ऑप्शन बी 1939 में, ऑप्शन सी 1938-1939 में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर इसकी बात किया जाए, ध्यान समझिएगा, अगर इसकी हम बात करें कि कब इनकी किया गया था, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था दोनों समय, एक तो 1938 में और 1939 में, ठीक है। दोनों समय किया गया था। थोड़ा पेन को और पतला करते हैं, ज़्यादा मोटा हो जाए। अब ठीक है, ठीक है। तो ये इनको ही किया जाता है, ठीक है ना। अब थोड़ा इसकी कहानी समझिए, है ना। सुभाष चंद्र बोस की कहानी क्या है, जरा समझ लेते हैं इसको, देखिए ध्यान से। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात किया जाए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो आपको 2 घटनाएं बहुत ही अच्छे से याद रखना होगा, और वो 2 घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उस 2 घटना को जरा सुनिए ध्यान से, क्या कर रहा है। आप केवल आपको सुनना है, अगर आप सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का अगर जवाब की बात की जाए तो हमने आपको बता दिया सी होगा, लेकिन अब थोड़ा समझिए क्या कहानी है इसके पीछे की। देखिए बात ये था कि एक घटना आपको याद रखना है, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन, तो हरिपुरा अधिवेशन क्या था? हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था, है ना, 1938 में, 1938,
ठीक है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है। हमने आपको बताया था कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था डॉक्टर ए हो ह्यूम के द्वारा, तो सबसे पहले अध्यक्ष चुना गया था बोमेश चंद्र बनर्जी, है ना। फिर हर दिसंबर के महीने में हमारे भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, मतलब हमारे भारतीय नेताओं के द्वारा हर दिसंबर के 25 से 31 के बीच एक क्या किया जाता था, अधिवेशन यानी संगठन को बुलाया जाता था, अधिवेशन किया जाता था। हुआ ये था कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि साल भर में हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उसको सभी मिलकर उसकी समाधान करें। अगर हमारी जो भी भारत के लोगों को जो भी समस्याएं होती है उसका हम समाधान करें, ठीक है। ये हमारा एक कहानी था। लेकिन दिक्कत ये था कि हरिपुरा अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। इस अधिवेशन में बात क्या हुआ था, इस अधिवेशन में अगर बात करें तो अध्यक्ष जो बनाया गया था, अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष जो बनाया गया था वो बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध का मतलब होता है बिना किसी विरोध के अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है ना। और अपने बात ये था कि जब ये इस अधिवेशन की अगर बात किया जाए तो उन्होंने अपने भाषण में एक चीज बोला कि राष्ट्रीय योजना समिति, किसका नाम दिया, राष्ट्रीय योजना समिति। तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया जाता है किस कब, 1938 का जो देखिए 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, है ना, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में योजना समिति का गठन किया जाता है, ठीक है ना। तो इस समय अगर हम बात करें कि कांग्रेस के अधिवेशन का जो इनको चुन लिया गया था, ठीक है ना। और इस जो ये नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसका क्या नाम है, नेशनल प्लानिंग कमेटी। इस नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष को चुना गया था, अध्यक्ष की अगर हम बात करें अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो अध्यक्ष चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को। किसको चुना गया था, जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, ठीक है ना। तो आप हरिपुरा अधिवेशन से आप समझिएगा कि हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया है। तो एक तो पहली घटना ये थी कि जिसमें इनको अध्यक्ष चुन लिया गया था। और इसी में इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है, इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था और जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बना लिया जाता है, ठीक है ना। अब जरा अगला कहानी समझिए। एक आपको याद रखना है त्रिपुरा संकट, क्या याद रखिएगा, त्रिपुरा संकट 1939, है ना। त्रिपुरा संकट क्या है, 1939। आप समझिए ध्यान से क्या कहानी है। त्रिपुरा संकट में क्या हुआ था कि त्रिपुरा संकट की अगर हम बात करें तो एक कांग्रेस का अधिवेशन था जो 1939 में होता है, 1939 का, अच्छा से लिखते हैं इसको, 1939 का कांग्रेस अधिवेशन, 1939 का कांग्रेस 1939 का क्या है ये, कांग्रेस अधिवेशन 1939 का कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। तो ये आपका हुआ था त्रिपुरा में। कहाँ हुआ था, त्रिपुरा में। जगह का नाम क्या है, त्रिपुरा। अब देखिए इसमें क्या समस्या हुई थी, इसमें ये हुआ था कि देखिए महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी खास तौर से वो चाहते थे कि पट्टाभी सिद्धारमैया को, नाम क्या याद रखिएगा, पट्टाभी, महात्मा गांधी की अगर बात करें हम, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी चाहते थे कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया बने। कौन बने, पट्टाभी सीतारमैया बने, है ना। इनका ये मानना था कि पट्टाभी सीतारमैया बने क्योंकि वो चाहते थे कि ये पट्टाभी सीतारमैया क्या बने, इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। लेकिन दिक्कत ये था कि जब चुनाव कराया गया और उस चुनाव में हुआ क्या कि सुभाष चंद्र बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। क्या होते हैं, वो जीत जाते हैं। क्योंकि वो इसीलिए जीत जाते हैं क्योंकि और लोग जितने भी थे वो लोग चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस ही क्या बने, इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, ठीक है ना। तो अध्यक्ष को लेकर विवाद हो जाता है। विवाद किसके बीच में होता है, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में। क्योंकि महात्मा गांधी खास तौर पे चाहते थे कि इसमें पट्टाभी सीतारमैया क्या बने, अध्यक्ष बने। लेकिन सुभाष चंद्र बोस एकदम आसानी से चुनाव को क्या होते हैं, चुनाव कराया जाता है और चुनाव जीत जाते हैं। कौन, पट्टाभी सुभाष चंद्र बोस।
इसी पर महात्मा गांधी ने एक बयान दिया, बोला कि इस हार पर गांधी जी ने ये कहा कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। उन्होंने बोला कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो गांधी जी ने इसको पर्सनली ले लिया, जबकि बात तो पर्सनली था नहीं। फिर भी जब गांधी जी और कांग्रेस में जब ये वैचारिक मतभेद होता है, तो अंततः जो सुभाष चंद्र बोस थे वो बोले कि भाई ठीक है, आप पट्टाभी सिद्धारमैया को बना दीजिए अध्यक्ष, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या मतलब है उससे, है ना। अब हमें चुना गया, हम तो थोड़ी अपने मन से आए हैं। लेकिन वो इस बात को गांधी जी एकदम अडिग ले लेते हैं और इसको पर्सनली ले लेते हैं, बोलते हैं कि भाई पट्टाभी सिद्धारमैया की हार मेरी हार है, ठीक है। और इसी बात से, इसी मतभेद को लेकर जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देते हैं। और फिर अध्यक्ष के पद से जब इस्तीफा दे देते हैं तो होता क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर, तो अध्यक्ष किसे बनाया जाता है तब अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो अब देखिए आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। जब ये सुभाष चंद्र बोस जब इस्तीफा दे देते हैं, तो इस्तीफा देने के बाद वो चले जाते हैं और एक अपना अलग संगठन का निर्माण करते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम है? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं कौन? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में। कब करते हैं ये? 1939 में, ठीक है ना, 1939 में। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। तो अब यहीं से आपके क्वेश्चन क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अगर आपको हम ये बताएं कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब कब चुने गए थे, तो एक तो 1938 में, 1938 का कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? हरिपुरा में हुआ था, जिसमें जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने क्या किया था कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था, ठीक है ना, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। फिर होता है त्रिपुरा संकट, 1939 में कांग्रेस अधिवेशन होता है जो त्रिपुरा में होता है। इसमें महात्मा गांधी के खास तौर से चाहते थे कि पट्टाभी सिद्धारमैया क्या बने, इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। लेकिन जब चुनाव होता है तो कौन जीत जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस आसानी से जीत जाते हैं। तब फिर भी तब ये क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जब महात्मा गांधी और इन दोनों में वैचारिक मतभेद हो जाता है तब सुभाष चंद्र बोस इस पद से इस्तीफा दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं 1939 में, ठीक है ना। और फिर अध्यक्ष के तौर पे किसे बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ गया होगा आपको बहुत ही अच्छा से, है ना। अगला सवाल देखिए, काला कानून किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, काला कानून किसे कहा गया है, ठीक है ना। तो काला कानून ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन क्या है? रॉलेट एक्ट, हंटर रिपोर्ट, वुड्स डिस्पैच या 1919 का अधिनियम, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अगर इस सवाल का अगर आप जवाब पूछा जाए आपसे कि क्या होगा, तो इस सवाल का जवाब होगा, ध्यान समझिएगा, इस सवाल का जो जवाब होगा वो रॉलेट एक्ट होगा। क्या होगा? रॉलेट एक्ट होगा। अब समझिए ध्यान से ये कैसे होगा, जरा समझ लेते हैं इस बात को, क्या कहना चाह रही है। देखिए, अगर मैं आपसे ध्यान से बोलूं तो एक कानून है जो मार्च 1919 में पास होता है, जिसका नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा ये पास किया जाता है। कानून क्या है? मार्च 1919 में, ठीक है, एक कानून पास किया जाता है जो कहाँ से पास होता है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। कहाँ से पास होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, यहाँ से पास होता है एक कानून, ठीक है ना। ये कानून पास किया गया मार्च 1919 में, जिसका आधिकारिक नाम अगर हम बात करें तो इसका नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। अराजक और क्या नाम है इसका? क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, यही इसका नाम है, ठीक है ना। इंग्लिश में इसका क्या नाम दिया गया? इंग्लिश में इसको बोला गया कि एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट।
ठीक है। और इस कानून को जो बनाया था उसका नाम था, उसने बनाया था उसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। क्या नाम था? सर सिडनी रॉलेट, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान समझिए। हमने आपको इतना ही बताया, इतना ही कहानी समझाया अभी कि मार्च 1919 में, मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा एक कानून पास किया जाता है जिसका नाम है अराजक क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, सर सिडनी रॉलेट के द्वारा, ठीक है ना। और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा रॉलेट एक्ट। क्या नाम पड़ा? रॉलेट एक्ट। इसका नाम पड़ जाता है रॉलेट एक्ट। अब देखिए रॉलेट एक्ट नाम तो पड़ गया, लेकिन अब समझिएगा ध्यान से, इसी कानून को क्या कहा गया, भारतीयों के द्वारा क्या कहा गया। भारतीयों ने इसे बोला काला कानून। क्या बोला? काला कानून। भारतीयों ने बोला कि ये काला कानून है भाई। और क्या भारतीयों ने बोला? भारतीयों ने बोला इसको कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून, बिना अपील वाला कानून, रॉलेट एक्ट को बोला गया भारतीयों के द्वारा, ठीक है ना। मतलब कि इसका मतलब ये था कि बिना वकील का, माने अगर आप पे मुकदमा हो जाता है, अगर मान लीजिए अंग्रेजों को शक हुआ कि 4-5 आदमी कहीं मीटिंग करे और अंग्रेजों को शक हो जाता है कि ये मीटिंग जो हो रही है अंग्रेजों के खिलाफ हो रही है, तब क्या कर सकते हैं वो? तब वो कर सकते हैं ये कि आपको गिरफ्तार कर सकते हैं और आप पर मुकदमा चला सकते हैं, आपको जेल भेज सकते हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी संदेह हुआ कि आप क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी हैं या क्रांतिकारी होने का मात्र संदेह हो जाएगा उनको कि ये सब क्रांतिकारी है, तो वो लोग आपको बिना बताए, आपसे बिना अपील और बिना वकील के आपको गिरफ्तार कर सकते हैं और गिरफ्तार करके 2 साल की कैद में रख सकते हैं ना। 2 साल की कैद में क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं ना। अब बताइए, वकील करने का भी हक नहीं था आपको, अपील करने का भी हक नहीं था, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून, ठीक है ना। गांधी जी ने इस कानून का सख्त विरोध किया है ना। गांधी जी ने क्या किया? इस कानून का सख्त विरोध किया। गांधी जी ने बोला कि ये कानून जो है ये मतलब कि काला कानून है, रॉलेट, और इसके विरुद्ध ये काला कानून बोला उन्होंने, है ना। बोला ये कि ये जो कानून है ये मानव के अधिकारों का हनन करने वाला कानून है, ठीक है ना। और इसी के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत होती है, ठीक है ना। रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत होती है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। और इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें अमृतसर के जालियांवाला बाग में, देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड ये होता है 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें अमृतसर जो होता है, अमृतसर के जालियांवाला बाग में शांतिपूर्वक सभा कर रहे होते हैं। अब इन लोगों ये सभा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके एक नेता थे सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, उनको क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये लोग आराम से अपना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में क्या करते हैं? ये आराम से अपना आंदोलन कर रहे होते हैं, ये मतलब शांतिपूर्ण सभा कर रहे होते हैं कि, लेकिन फिर भी एक जो अंग्रेज का जनरल था, उसका नाम था जनरल ओ डायर। तो जनरल ओ डायर के आदेश पर इसने आदेश दिया, है ना। क्या किया इसने? आदेश दिया। जनरल ओ डायर के आदेश पर माइकल गैरागिल्ड डायर, क्या नाम है इसका? माइकल गैरागिल्ड डायर, इसने गोली चला दी। क्या चला दी? गोली चला दी। और गोली चला के बहुत सारे निहत्थे लोगों पर अनधुन गोलियां चलाई, और इतनी गोलियां चलाई कि कुछ लोग जाके कुएं में जान बचाने के लिए भागे तो कुएं में कूद गए और बहुत लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है ना। जिसको बहुत मतलब ट्रोल किया गया बाद में। और गैरागिल्ड डायर जो था, इसने क्या किया? गोली चला दिया अनधुन, है ना। और बाद में इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड में बच जाता है भारत का एक उधम सिंह। कौन बच्चा? उधम सिंह ने क्या किया? माइकल ओडायर को लंदन में जाकर गोली से मार कर हत्या कर दी, है ना। तो इस तरह हमने क्या किया? बदला लिया। अब बताइए, ये जो जनरल ओडायर है, जनरल ओडायर को ब्रिटिशों ने इसका विरोध तक नहीं किया। उन्होंने बोला कि मतलब ठीक है, हम इसकी जांच करेंगे, क्यों ऐसा किया गया, क्या कारण था।
बताइए, आपको जांच करेंगे, इस यहाँ पे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, फिर जांच करें। आगे भी बहुत सारी कहानी लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, तो ये था आपका पूरा का पूरा, हमने आपको बताया। तो काला कानून किसे कहा गया है? रॉलेट एक्ट को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं 1939 में, क्वेश्चन है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? अभी हमने आपको बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की कहानी हमने आपको बता दिया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था इन्होंने? जब त्रिपुरा में अध्यक्ष चुन लिए गए थे और उसके बाद इन्होंने उसको इस्तीफा दे दिया था अध्यक्ष पद से। और इस्तीफा देकर क्या किया था? इस्तीफा देकर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, ठीक है। कोई दिक्कत? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत में आया? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत में आया? तो कैबिनेट मिशन आपका भारत में आता है 1946 में। कब आता है? 1946 में। अब देखिए हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। कब समाप्त हो जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध ये वो स्टार्ट हुआ था 1939 को और खत्म हो गया था 1945 को। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया था? समाप्त हो गया था, ठीक है ना। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। ब्रिटेन में किसकी सरकार बनती है? ब्रिटेन में सरकार बनती है लेबर पार्टी की, लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी का नेता कौन है? क्लीमेंट एटली। क्या नाम है उसका? प्रधानमंत्री कौन बनता है? पीएम कौन बनता है? क्लीमेंट एटली, है ना। क्लीमेंट एटली क्या होता है? प्रधानमंत्री बन जाता है, ठीक है ना। जब लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है ब्रिटेन में, तो होता ये कि इन्होंने बोला कि 3 कैबिनेट के मंत्रियों को भेजा भारत, है ना, जिसको हम लोग 3 लोगों को भेजा भारत में, जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया, जो 3 लोगों को भेजता है भारत में 1946 में, ठीक है ना। 1946 में भेजता है। और इसमें 3 लोग कौन कौन थे? तो जरा उनका नाम आपको याद रखना है। पहला जो नाम था उसका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। ये क्या था? भारत सचिव था। क्या था ये? भारत सचिव। दूसरा, और कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था, दूसरा नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, ठीक है ना। और तीसरा जिसका नाम है एवी अलेक्जेंडर। ये एक सवाल भी कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी, यूपीएससी, है ना, और स्टेट्स एग्जाम में तो काफी बार पूछा जाता है। ये 3 लोगों को भेजा गया क्रिप्स मिशन में। कितने लोगों को भेजा गया? 3 लोगों को, है ना। कहानी क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है 1939 से 1945 तक होता है द्वितीय विश्व युद्ध। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है और प्रधानमंत्री बनता है क्लीमेंट एटली। कैबिनेट मिशन 1946 में भेजा जाता है भारत में सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर को, है ना। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत, ये कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? भारत में कब पहुंचा? तो ये पहुंचा था आपको 24 मार्च 1946 को भारत में पहुंच जाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ पहुंचता है? दिल्ली में। कैबिनेट मिशन ने ये बोला, ये क्यों, इसका प्रस्ताव क्या था कि आप क्या करो, भारत के लिए एक नया संविधान बनाने का, संविधान सभा का निर्माण करो। मतलब कि भारत के लिए आप क्या करो, संविधान आपको बनाना है ना, तो संविधान सभा का निर्माण करो। तो पहला इसने क्या बोला कि संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा क्या करेगी? ये भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी, संविधान सभा का निर्माण। पहला इसने प्रस्ताव रखा। दूसरा क्या प्रस्ताव रखा गया? दूसरा ये रखा गया कि आप अंतरिम सरकार का गठन कर दो। क्या करो? अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का क्या कर दो? गठन कर दो, ठीक है ना। ठीक है। और बोला इसने, तीसरा इसने ये बोला कि अविभाजित भारत, यानी इसने बोला कि देखो भाई, कैबिनेट मिशन शुरू में क्या कहता है कि हम पाकिस्तान की मांग को खारिज करते हैं, हम पाकिस्तान अलग नहीं, भारत अविभाजित रहेगा ना, अविभाजित राज्य भारत, अविभाजित भारत, यानी भारत और पाकिस्तान के बंटवारा को इसने क्या कर दिया? नकार दिया, ठीक है ना। अब क्या होता है, हुआ ये कि कैबिनेट मिशन कितनी कहानी हो गया?
है ना। तो कैबिनेट मिशन की इतनी कहानी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन क्यों बनाया गया था? संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। देखिए आप इतना समझ जाइए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में, है ना। क्यों आया था? क्योंकि संविधान सभा का निर्माण करो, अंतरिम सरकार का गठन करो और अविभाजित भारत का निर्माण करना है, ठीक है ना। भारत कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया, ठीक है। ऑप्शन है 22 दिसंबर 1935 को, 22 दिसंबर 1936 को, 22 दिसंबर 1938 को या 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग द्वारा, तो देखिए ऑप्शन आपको चुन लेना है यहाँ पे। ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ पे, ऑप्शन होगा 22 दिसंबर 1939। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 22 दिसंबर 1939 को। अब इसका ये याद होगा आपको कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को। देखिए होता क्या है, कहानी क्या थी। 1937 की अगर हम बात करें तो 1937 में चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? चुनाव। 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें अधिकांश जगहों पे कांग्रेस की सरकार बनी थी। किसकी सरकार बनी थी? कांग्रेस की सरकार। यानी कांग्रेस एकदम भारी बहुमत से क्या बनाता है? सरकार बनाता है। कांग्रेस सरकार बनाता है ना। और कांग्रेस सरकार बनाता है, मुस्लिम लीग की भी कहीं कहीं सरकार, कहीं कहीं मतलब इन लोग भी नेता अपना चुन लेते, ठीक है ना। लेकिन बात हुआ क्या कि 1939, आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात किया जाए तो ये कब हुआ था? 1939 से हुआ था शुरू और 1945 तक चला था, है ना। 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को बिना बताए, मतलब भारतीय को कोई बता नहीं रहा है और भारतीयों को बिना बताए इसमें शामिल कर लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध बोला कि भारत जो है वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे, यानी इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे। बताइए, भारतीयों को आपने बताया ही नहीं और बिना बताए उसको आप द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिए, है ना। अब इससे क्या हुआ कि कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने क्या किया कि 22 अक्टूबर 1939 को, अक्टूबर 1939 को कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। मंत्रिमंडल किसके? कांग्रेस के। इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, है ना। बोला कि हम इस चीज को नहीं मानते हैं। आप भारतीयों को बिना बताए कैसे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दोगे? तो पूरे कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, है ना। इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्होंने क्या किया? बोला कि हमको द्वितीय विश्व युद्ध नहीं करना है, हमें नहीं लड़ना है। लेकिन इस बात से खुश कौन हुआ? तो इस बात से खुश हुआ मुस्लिम लीग के नेता। मुस्लिम लीग का नेता कौन है? तो मोहम्मद अली जिन्ना। कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। वो बहुत खुश हुआ क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो कभी भी कांग्रेस के काम से खुश नहीं था। वो चाहता था कि कांग्रेस की सरकार बने ही ना बने, है ना। तो उसने बोला कि हम इस दिन को मुक्ति दिवस मनाएंगे। क्या बनाएंगे? मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे। यानी हमको किससे मुक्ति मिली है? हमको कांग्रेस से मुक्ति मिल गई है, कांग्रेस के अत्याचारों से मुक्ति मिल गई है। और इस दिवस को उसने मुस्लिम जनता से बोला और मुस्लिम जनता से आह्वान किया कि भाई आप मुस्लिम दिवस को मनाओ, ठीक है ना। तो इस तरह से मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। बात समझ में आ गया पूरा कहानी। तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो पूरा मंत्रिमंडल जो था, कांग्रेस का मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। इसी खुशी में जिन्ना ने क्या बोला कि आप लोग मुस्लिम लीग को मनाओ, मुस्लिम लीग को क्या करो? कांग्रेस मुक्ति दिवस मनाओ। अगला क्वेश्चन, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम है? तो भारत का विभाजन माउंटेन बेटन योजना, क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत का विभाजन जो है वो ब्रिटिश शासन के किस योजना के परिणाम है? तो माउंट बेटन योजना, है ना। माउंट बेटन योजना, लॉर्ड माउंट, अगर अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। लॉर्ड, एक नाम याद रखिएगा, लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन ये आपका अंतिम वायसराय था। क्या था ये? अंतिम वायसराय। तो पूछेगा भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसने की बोला कि हम 3 जून, ध्यान समझिएगा, 3 जून 1947, कब बोला इसने? 3 जून 1947 को इसने बोला कि हम विभाजन की एक योजना पेश की है, जिसको हम 3 जून प्लान भी कहते हैं। विभाजन की योजना क्या पेश करता है? ये विभाजन, यानी भारत का विभाजन कैसे किया जाएगा, विभाजन की योजना पेश करता है कौन? लॉर्ड माउंट बेटन, है ना।
3 जून को। इसको हम इस एक नाम से और जानते हैं, 3 जून प्लान। 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसने एक योजना पेश किया, बोला कि हम भारत को कैसे मतलब बांटेंगे, है ना, भारत का विभाजन कैसे करेंगे। और इस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता, ध्यान समझिएगा, इसी योजना के आधार पर, ये जो योजना यहाँ से पेश किया गया माउंटबेटन के द्वारा, इसी के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान को अलग अलग बांट दिया गया। भारत को अलग, यहाँ से बांटा गया भारत और यहाँ से बांटा गया पाकिस्तान। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से भारत और पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिए गए, 2 अलग अलग देश घोषित कर दिया गया। तो अब बात आपको समझ में आ गया पूरा यहाँ पे कहानी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है, तो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब पेश किया गया था, 3 जून 1947 को, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे अगला देखिए, अगला सवाल नंबर, सीधी कार्रवाई दिवस की धमकी किसने दी थी। तो सीधी कार्रवाई दिवस की धमकी किसने दी थी, कौन देगा भाई, मुस्लिम लीग देगा। कौन देगा, मुस्लिम लीग। क्योंकि मुस्लिम लीग जो था, ये इनको लोग अलग कहानी था। ये लोग चाहता था कि हम क्या करें, हमको भाई पाकिस्तान दे दो, बस पाकिस्तान ही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए भाई, जब कैबिनेट मिशन जब आया था, तो उसने कैबिनेट मिशन ने बोल दिया ना कि हम भारत और पाकिस्तान को नहीं, मतलब भारत और पाकिस्तान को नहीं बांटने देंगे। कैबिनेट मिशन का 3 उद्देश्य था। सबसे पहला कि आप एक संविधान सभा का निर्माण करो, यानी अपने लिए, अपने देश के लिए संविधान बनाओ। दूसरा उसका क्या उद्देश्य था, उसने बोला कि अंतरिम सरकार का गठन करो। तीसरा उसका क्या उद्देश्य था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होगा। जब इस बात पर कांग्रेस ने बोला कि हम अंतरिम सरकार बनाने का निर्णय ले लिया, कांग्रेस ने बोला कि हम अंतरिम सरकार आप बनाएंगे, तो मुस्लिम लीग कह रहा है कि हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको पाकिस्तान दो। तो पाकिस्तान तो मिलेगा नहीं। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, 16 अगस्त, डेट याद रखिएगा, 16, बीपीएससी का भी सवाल है ये, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को ये क्या करता है मुस्लिम लीग, ये बोलता है कि हम सीधी कार्रवाई दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे, सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। इन लोगों ने ऐलान कर दिया कि हम डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे, है ना। और इसमें क्या होता है, भीषण सांप्रदायिक दंगा होता है। इतना दंगा ये लोग करता है ना, दंगा इतना, मतलब कि हिंदू मुसलमान में दंगा यहाँ पे फैला दिया जाता है। लाखों लोगों की मौत हो जाती है। बहुत खतरनाक ये हुआ था, है ना। तो आप लोग समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया, सीधी कार्रवाई दिवस की धमकी किसने दिया था, मुस्लिम लीग ने। और ये सीधी कार्रवाई दिवस हुआ भी था 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। डायरेक्ट एक्शन डे भी उसको कहते हैं। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें, देखिए यहाँ पे एक बात आपको ध्यान समझना होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ की कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है, देखिएगा ध्यान से, कन्फ्यूजन कोई नहीं है, ध्यान समझिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या क्रिप्स। तो एक बात समझिए ध्यान से, अगर आप भारत का अंतिम, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसको मिटा देते हैं पहले सबको, भारत का अंतिम वायसराय की बात करें, अंतिम वायसराय, तो इसका नाम अभी आपको क्या बताया था, माउंटबेटन। क्या बताया था, माउंटबेटन था ना अंतिम वायसराय, ठीक है ना। अंतिम वायसराय का नाम है माउंटबेटन। जब अंतिम वायसराय माउंटबेटन था, तो उसके बाद वायसराय पद को समाप्त कर दिया गया, और वायसराय पद को समाप्त करके क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल क्या बना दिया गया। तो यहाँ से देखिए, समझिए ध्यान से, वायसराय के पद को किया गया समाप्त और बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। इस पद की समाप्ति की गई, इस पद को सृजित किया गया, ठीक है ना। भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और यहीं पे अभी तो लॉर्ड माउंटबेटन है ना, थोड़े मारा है, वही है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल
क्योंकि वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था, इसलिए गवर्नर जनरल भी कौन होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर आपसे एक और सवाल पूछा जाए कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो अब क्या आंसर होगा, भारत का प्रथम, अब की बार भारतीय लगा दिया, क्या लगा दिया, भारतीय गवर्नर जनरल। तब क्या आंसर होगा, तब आपको आंसर क्या दिया जाएगा, ध्यान समझिए। तब आपका आंसर होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो सी राजगोपाल, अब देखिए आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। कोई दिक्कत। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, हमको लगता है नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका पूरा, हमने आपको यहाँ पे समझाया। ठीक है, और आपके आंसर का जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम पूछ रहा है ना, स्वतंत्र भारत का प्रथम, तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखिए, कह रहे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दो तरह के अध्यक्ष थे, अस्थाई और अस्थाई दोनों पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए हम आपको समझाते हैं। अगर यहाँ पे अगर बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मान सकते हैं ना, क्योंकि ये अस्थाई थे। तो अगर कुछ भी नहीं पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, और तो अस्थाई नहीं पूछ रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ हम लोग जा सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा समझना होगा यहाँ पे एक बात, क्या समझना होगा जरा उसको समझिएगा ध्यान से। देखिए, संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, संविधान सभा है ना, संविधान सभा, इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है ना, 1946 में। कब किया गया था, 1946 में। आप समझिएगा ध्यान से। अब क्या हुआ था इसमें कि 9 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। क्या होती है, पहली बैठक। और इस पहली बैठक में हमको अस्थाई अध्यक्ष नहीं, अस्थाई अध्यक्ष किसे चुन लिया गया था, तो अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। लेकिन 11 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946, यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है, अस्थाई, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष। तो अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना जाता है, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है उनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है ना, और इस तरह क्या होता है कि संविधान सभा का गठन किया जाता है ना, अस्थाई अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का संविधान जो बना था वो आपको बना था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में। संविधान कितने दिन में तैयार हो गया था, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर यहाँ पे एक और सवाल आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी संविधान सभा का मसौदा किसने तैयार किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, जरा एक बार रिकॉल कीजिए सारी चीज़ों को। देखिए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की सिफारिश किसके, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किसका गठन किया गया था, संविधान सभा का।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान बन के तैयार होता है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में, ठीक है ना। और संविधान लागू कब होता है? अगर संविधान ये आपसे पूछ दे कि संविधान लागू कब हुआ था, संविधान लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन जब संविधान लागू हो जाता है तो भारत को गणतंत्र का दर्जा मिल जाता है यहाँ पे। और 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी मनाया जाता है, यानी भारत की गणतंत्र दिवस। और यहीं पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने जाते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये था आपका पूरा का पूरा हमने आपको बताया यहाँ पे कि देखिए पूरा का पूरा हमने आपको सारे सवालों का डिस्कशन किया। तो आज हम लोग 40 सवालों तो करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए भाई यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आऊँ और टिक लगा दूँ कि डी होगा, सी होगा, ई होगा। हमारा मकसद बस इतना ही है कि आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। क्वेश्चन तो उस सवाल तो पूछा ही गया था, उस सवाल से और क्या सवाल बन सकता है ये भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि हमारा एक प्रयास है जो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप तक ये जो नॉलेज, जो एजुकेशन, उसको हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप जो भी ज़रूरतमंद है उसके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।